Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the channel Upgraded Today. In this lecture, we will discuss the CSS MCQs based preliminary test 2024 in detail. But first of all, if you have not subscribed yet, then click on the subscribe button, like, comment, and share with other fellows. So let's start with the today's lecture. अच्छा, यहाँ पे मेरे पास पहला पेज नहीं था, इसी वजह से हम 17 नंबर MCQ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। Which of the following is the key method of self purification in Islam? So it is option B, सलाह। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। बेशक जो नमाज है ये इंसान को बुरे कामों से और फहश कामों से रोकता है। So it is the method of self purification. And next one, what role does the mudariba, but it is actually muzariba, play in the Islamic economic system? मुख्तलिफ तरह के हमारे पास बिजनेस करने के या कारोबार करने के तरीके हैं, इस्लाम ने हमें वो सारे डिटेल में बता दिए हैं। उसमें मुशारिका है, मुजारिबा। तो मुजारिबा का क्या मतलब? इट प्रोमोट्स प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। Next one, who is named as Sheikhul Anbiya? So Hazrat Nuh alayhi salam. Next, Musa bin Nusair conquered parts of Africa. Option B. नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजे इबारत का मुतालिया कीजिए और इसके आखिर में दिए गए अंग्रेजी सवालों के दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। एक्चुअली ये उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि उर्दू में पैसेज गिवन है और क्वेश्चंस क्या है, इंग्लिश में है। तो अभी हम इसको पहले देख लेते हैं, समझ लेंगे। दुनिया के अदब में ड्रामा एक नहायत कदीम सनफ़ है। उर्दू में ड्रामे की इब्तिदा 1853 में आगा हसन अमानत की अंदर सबा से होती है, लेकिन जदीद ड्रामे का तस्वुर बाद में अंग्रेज़ की वसातत से आया। सो बाद में क्या आया? अंग्रेज़ की वसात। सबसे पहले आगा हसन अमानत ने शुरू किया। उर्दू ड्रामे की पेशरू की हैसियत से रहस का जिक्र ज़रूरी है। इस दौर में ड्रामे पर शायरी, रक्स, सुरूर और मौसीकी का गलबा था। इस दौर में क्या था? शायरी, रक्स, सुरूर और मौसीकी का गलबा था। 19वीं सदी के आखिर तक यही सिलसिला जारी रहा। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? बाद में आगा हशर ने कुछ अंग्रेज़ी ड्रामों के तर्जुमे और कुछ तबाज़ात ड्रामों से इसमें ज़िंदगी का हकीकी खून दौड़ाने की कोशिश की। पहले तो वो रक्स, सुरूर, मौसीकी का गलबा होता था, लेकिन क्या था कि अंग्रेज़ की वसादत भी उसमें से शामिल हुई, जिसकी वजह से आगा हशर ने फिर क्या किया? अंग्रेज़ी ड्रामों के तर्जुमे और इस तरह आज़ाद ड्रामों की तरफ थोड़ा सा ये उर्दू ड्रामों को भी लेके आने लगा। 20वीं सदी के पहले रुबा में, फर्स्ट क्वार्टर में, मुकन्ने मुकालमों का जोर रहा, बल्कि अब्दुल हलीम शरर ने अंग्रेज़ी के तत्बा में नज़्म मुआर्रा की सूरत में चंद ड्रामाई नमूने भी पेश किए। तो फिर 20वीं सदी में ये मुकालमे वगैरह का शुरू हुआ और इस तरह से अब्दुल हलीम शरर भी साथ सामने पेश हो गए। दूसरे रुबा में, दूसरे क्वार्टर में फिर क्या हुआ कि ड्रामा निगारों के हाथों ड्रामा जिंदगी और अवाम से करीब तर होता गया। अभी ये सेकंड क्वार्टर में क्या हुआ? अवाम और जितनी भी ये ज़िंदगी लाइफ के करीब तर होता गया। ये एक तरह से ड्रामा हमारी ज़िंदगियों में शामिल ही हो गया। इस ज़माने में इम्तियाज़ अली ताज ने अपना मारूफ ड्रामा अनारकली लिखा। उनके हमासर ड्रामा निगारों में आबिद और मिर्ज़ा अदीब बिलखुसूस काबिल ज़िक्र है। Now coming towards the question, the first drama in Urdu was written by, तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन है कि आगा हसन अमान। So option D is the right option. Next, during the 19th century, Urdu drama was dominated by, तो यहाँ पे अगर हम देख ले 19वीं सदी के आखिर तक यही सिलसिला जारी रहा। तो उस टाइम में क्या था? उस दौर में ड्रामे पर शायरी, रक्स, सुरूर और मौसीकी का गलबा था। मीन्स की डांस एंड म्यूजिक। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ये जितने भी ऑप्शंस है ये एक्चुअली उस पैराग्राफ में सारे गिवन होते हैं, इसलिए ये सबसे आसान। फ्री वर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन उर्दू ड्रामा बाय अब्दुल हलीम शरर।
अब्दुल हलीम शारर क्यों? क्योंकि उसने अंग्रेज़ी के तबा में नज़्म मुअर्रा की सूरत में चंद ड्रामाई नमूने पेश किए। मीन्स कि जो आज़ाद नज़्में थी या इस तरह के, वो किसने शुरू किए? अब्दुल हलीम शारर। Urdu drama got increasingly close to everyday life in the second quarter of the 20th century। यहाँ पे लिखा गया है कि दूसरे रबा के ड्रामा निगारों के हाथों ड्रामा जिंदगी और आवाम के करीब तर होता गया। तो सिर्फ उसकी ट्रांसलेशन एक तरफ। मिर्ज़ा अदीब वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ, तो मिर्ज़ा अदीब के दौर में कौन था? यहाँ पे मिर्ज़ा अदीब है कि उनके हमासर में आबिद था, मिर्ज़ा अदीब था और इसके अलावा इम्तियाज़ अली ताज था। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में देख ले तो इसमें आबिद भी नहीं है, इम्तियाज़ अली ताज गिवन है, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 26, नज़म तुलू इस्लाम अल्लामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? सो बांगे तरह, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। 27, नावल आग का दरिया किसकी तस्नीफ है? कुर्रतुल ऐन हैदर। फैज़ अहमद फैज़ ने अपने पहले शेरी मजमूए का नाम किस शायर के शेर से लिया था? मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन बी। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ये शेर किसका है? मिर्ज़ा गालिब। आनंदी किस मशहूर अदीब का अफसाना है? गुलाम अब्बास, ऑप्शन बी। डैश वो कलमा है जो किसी जानदार बेजान चीज़, जगह या शख्स के नाम को जाहिर करे? इस्म, वेरी इजी, ऑप्शन सी। वो इसम जो न खुद किसी कलमे से निकला हो और न उससे कोई कलमा निकले, इसमें जामिद कहलाता है। बचपन में पढ़ते आ रहे। 33, डैश वो इसम है जो एजाज के तौर पर हुकूमत, बादशाह या अवामुन्नास की तरफ से मिला हो? खिताब, ऑप्शन ए। 34, वो इसम जिसमें जगह या वक्त के मानी मौजूद हो, इसमें ज़र्फ कहलाता है। 35, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहा जाता है। हाकिम की जमा क्या है? हुक्काम, ऑप्शन सी। सतह की जमा क्या है? सो ए सी दोनों, इसमें से ऑप्शन डी आएगा और ये है सतूह भी हो सकते हैं और सतहात भी हो सकते हैं, लेकिन सतही ऑप्शन बी नहीं है, इसी वजह से ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। 38, लेटेंट का दुरुस्त तर्जुमा क्या है? मख्फी, ऑप्शन डी। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये हो। 39, प्रिपोस्ट्रियस का दुरुस्त तर्जुमा क्या है? अकल के खिलाफ, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 40, मूव हेवन एंड अर्थ का दुरुस्त तर्जुमा क्या है? बहुत ज्यादा कोशिश करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। 41, quandary, predicament, obstreperous, noisy, effervescent, lively, penurious, impoverished, histrionic, dramatic, quiescent, dormant. In the following questions, identify the antonym for the given word. Turpitude, so virtue. Option C है antonym है इसका। Vituperate, praise, option A. Insouciant, anxious, vitriolic and amiable, option D. Equanimity, agitation, sibilant, sonorous. Select the correct idiom from the options provided to make the following descriptions. 53, to have a chip on one's shoulder means to be angry or resentful. 54, to cast in the teeth means to criticize or reproach someone. 55, to pass the buck means to share a responsibility. 56, what does the idiom to ride roughshod over mean? Option C, to dominate or treat someone harshly without consideration. 57, what does the idiom to read the riot act mean? To deliver a stern warning or reprimand. 58, what does the idiom to put a spoke in one's wheel mean? To obstruct or hinder someone's plans. 59, what does the idiom to have a bone to pick with someone mean? To have a dispute or unresolved issue to address with someone. Fill in the blanks with appropriate prepositions. अभी prepositions आ गए।
60. The negotiations were marred by allegations of corruption that cast a shadow onto the legitimacy of the entire process. 61. His fascination with history compelled him to delve beneath ancient archives, uncovering forgotten tales within centuries past. 62. The architect designed the futuristic skyscraper to blend seamlessly with the urban landscape, harmonizing through the existing structures. 63. The renowned philosopher delved deep within the intricacies of human consciousness, shedding light towards the enigma of self-awareness. 64. She embarked upon a quest to decipher the cryptic symbols etched beneath the ancient articraft, unraveling its hidden secrets. 65. The architect's vision seamlessly integrated the futuristic skyscraper with the existing cityscape, harmonizing into its historical architecture. 66. The negotiations were conducted amidst utmost confidentiality, shrouding the details in the prying eyes of the media. Choose the sentence that is grammatically correct from the options provided. तो इसमें 67 में पहला ऑप्शन ए, amidst the cacophony of the bustling metropolis there exists an oasis of tranquility where the weary souls find respite. 68. Irrespective of the diverse opinions, the committee has convened to discuss the pressing issues. ये grammatically correct है. 69. Within the convoluted corridors of bureaucracy, myriad regulations often impede progress. 70. Despite her exhaustion, the dedicated scientist continued to meticulously analyze the intricate data sets. 71. The enigmatic nature of dark matter continues to baffle cosmologists as its properties remain elusive. 72. इसमें है ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन. Amidst the relentless march of technologies, ethical dilemmas arising from artificial intelligences and automations demand thoughtful consideration. 73. The intricate interplay of genetics and epigenetics, along with the influence of environmental factors, shape an individual's health outcomes. 74. Regardless of the myriad challenges, the dedicated team is determined to pursue their ambitious goals. Next, identify the sentence with a grammatical error. जहाँ पे error है उसको हमने अभी identify करने. पहले क्या थे? Grammatically correct. No grammatical error वाले sentences को identify करना. 75. The busiest along with her team are conducting groundbreaking research. So this is grammatically incorrect. 76. Option C इसमें है. The committee consisting of experts in their respective fields were divided. 77. Her altruistic disposition was as clear as a cloudy day. 78. The concert was amazing. यहाँ पे अभी अगर हम देख ले choose the sentence with a semantic error. यहाँ पे क्या है? Semantic error जहाँ पे हो तो उसको हमने क्या करना था? वो आइडेंटिफाई करना था. तो इसमें आ रहा था हाई अल्ट्रुइस्टिक डिस्पोजिशन वाज अ क्लियर एज क्लाउडी डे. लेकिन इधर अगर हम देख ले ये वाला ये एक्चुअली बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन 78 का अगर हम क्वेश्चन पढ़ ले इसमें क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन यूजेज. जहाँ पे करेक्ट पंक्चुएशन की यूज हुई है तो यहाँ पे है द कंसर्ट वाज अमेजिंग. आई हैव नेवर हर्ड सच टैलेंटेड म्यूजिशियन. सो इट इज 100% करेक्ट. ठीक हो गया. इसमें पंक्चुएशन बिल्कुल करेक्ट मार्क हुई. इससे पहले ये जो 3 थे इसमें से मिस्टेक्स थी. ग्रामेटिकली ये मिस्टेकन थे, एरर्स थे इसमें. 79. आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन यूजेज. इसमें भी करेक्ट हमने देखना है. सो ऑप्शन डी, ही एंजॉयज प्लेइंग द गिटार. यहाँ पे सेमीकोलन, ही फाइंड्स इट रिलैक्सिंग. सो इट इज करेक्ट.
80. आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ कोलोन, तो जिसमें करेक्ट यूज है ऑप्शन डी, ही एंजॉयज वेरियस आउटडोर एक्टिविटीज, कोलोन आ गया, सच एज हाइकिंग, कैंपिंग एंड फिशिंग. नेक्स्ट, passage number 1. Plato, the famous Greek philosopher, thought that the things of the world around us are merely copies or shadows of greater eternal realities. अच्छा, तो इस तरह के जब पैसेज आते इसको एक बार या दो बार लाजमी पढ़ लिया करें, फिर इसका सारा वो जस्ट इंसान के जहन में आ जाता है. अच्छा, तो द वर्ल्ड अराउंड अस आर मेरली कॉपीज ऑफ आर शेडो, ये कॉपी है या एक तरह से शेडोज है ऑफ ग्रेटर इटर्नल रियलिटीज, ये प्लेटो कह रहा है. ही यूज्ड अ मेटाफोर ऑफ पीपल लिविंग इनसाइड अ केव टू कन्वे हिज आइडियाज. उसने अभी क्या मेटाफोर कौन सा यूज किया है अपने आइडियाज को कन्वे करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए. सो द पीपल इनसाइड द केव, वो क्या कह रहे हैं कि पीपल इनसाइड द केव कुड नॉट सी द वर्ल्ड आउटसाइड द केव, जो अंदर रह रहे हैं वो बाहर नहीं देख सकते. दे कुड ओनली सी शेडोज ऑफ पीपल एंड एनिमल्स एज दे पास्ड बाई, जो साइड से गुजर रहे हैं उनको, मतलब उनके सिर्फ जो शेडोज है वो इनको नजर आ रहे हैं, सिर्फ साया देख सकते. Plato was suggesting that the shadows would seem very real and alive to the people inside the cave. तो वो समझेंगे कि ये तो सारा रियल है, because that was all they had ever seen of the outside world, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही देखा है. ठीक हो गया. बट दीज शेडोज वर नॉट रियल, लेकिन हमें पता है कि ये क्या है, रियल नहीं है, ये साया है. एक्चुअली ये कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन उनको क्या लगेगा कि ये रियलिटी है. लिविंग क्रिएचर्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, दे वर मेरली रिफ्लेक्शंस ऑफ देम, तो हमें तो ये पता है. Plato's point was that this temporal world is a dash of some greater eternal reality. तो ये क्या कहना चाहता है, इसमें से अगर हम देख ले कि ये टेम्पोरल वर्ड, ये जो इमेजिनरी या जो टेम्पोररी वर्ड है, ये क्या है, इज द डैश ऑफ सम ग्रेटर इटर्नल रियलिटी. ये क्या डैश क्या है, तो अभी द वर्ड अगर क्वेश्चन की तरफ आ जाए, द वर्ड दैट वुड मोस्ट एक्यूरेटली फिट इन द ब्लैंक एट द एंड ऑफ सेकंड पैराग्राफ इज, तो अगर इसमें हम देख ले तो सबसे मोस्ट फिट यही हो सकता है शेडो ऑप्शन है, क्योंकि पहले ही लाइन में या पहले ही सेंटेंस में ये हमें बता दिया गया है कि merely copies और shadows of greater eternal reality. तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि ये टेम्पोरल वर्ड क्या है, इज द शेडो ऑफ सम ग्रेट इटर्नल रियलिटी. ठीक हो गया, तो ये वहां से आ जाएगा. 82. द अंडरलाइन वर्ड कन्वे इज यूजिंग इन दिस पैसेज मोस्ट एक्यूरेटली मीन, यहाँ पे ये कन्वे का क्या मतलब है, इन्होंने जो अंडरलाइन किया है कि he used a metaphor of people living inside a cave to convey his ideas, to explain his ideas. Option D. 83. What is the main idea of Plato's cave analogy? तो इसका मेन आइडिया अगर हम देख ले, इसको पूरा पढ़ने के बाद हमें यही समझ आती है कि दिस वर्ल्ड इज नॉट ऑल देयर इज. ये थोड़ा सा मतलब सुपरस्टिशन या इमेजिनेशन के लिए एक तरह से रियलिटी नहीं है. तो दिस वर्ल्ड इज नॉट ऑल देयर इज. बाकी अगर हम ऑप्शंस को देख ले तो वो नहीं सेट आ रहे. 84. Which of the following would be the best title for this passage? So best title अगर हम देख ले, लाइफ इन अ केव नहीं, मेकिंग शेड, तो परसेप्शन एंड रियलिटी, एक रियलिटी है दूसरा परसेप्शन है. सो ऑप्शन सी मोस्ट सुटेबल इसका टाइटल हो सकता है. 85. The underlined word temporal as used in the passage most nearly means, ये temporal जो यूज हुआ है, तो इसको Plato's point was this temporal word is a shadow of some greater. So temporal का क्या मतलब है, imaginary and temporary. Temporary, option D is the very right option. Passage number 2. Yesterday I was exposed to what is being called a dining experience like no other. अच्छा, तो कल जब मैं गया था तो मैंने एक डाइनिंग एक्सपीरियंस मीन्स कि मैं खाने के लिए गया, और ये एक इस तरह का एक्सपीरियंस था जो पहले कभी भी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था. अच्छा, एट लंच टाइम के टाइम. डेलीज डेली, ये एक तरह के रेस्टोरेंट का नाम है. इज सो क्राउडेड, वो इतना रश था. आई वंडर्ड व्हेन द फायर मार्शल हैड लास्ट विजिटेड द एस्टेब्लिशमेंट. जिस तरह कोई फायर मार्शल वहाँ पे कोई उसने एक तरह का विजिट किया. द लाइन स्नेक्ड आउट ऑफ द डोर टू द कॉर्नर, तो बहुत बड़ी लाइन थी. एंड बाय द टाइम आई रीच द काउंटर, और जैसे ही मैं काउंटर पे पहुंचा, आई वॉज फ्रीजिंग.
मुझे बड़ी ठंड लग रही। आई डिसाइडेड ऑन हैमबर्गर स्टीक स्पेशल, तो मैंने ये डिसाइड किया कि ये वाला स्पेशल ले लूँ। द अदर स्पेशल्स बीइंग लिवर एंड ऑनियंस आर थाना कैसरोल, तो ये मुख्तलिफ किस्म के उनके स्पेशल रेसिपीज थे, ठीक हो गया। ईच स्पेशल इज ऑफर्ड विद 2 साइड डिशेस, सबके साथ जो स्पेशल अगर आप लेंगे तो उसके साथ 2 साइड डिशेस भी होंगी। बट देयर वाज नो पोटैटो सलाद लेफ्ट, तो वहाँ पे पोटैटो सलाद तो था ही नहीं। एंड द ग्रीन बीन्स वर कुक्ड नियरली बियॉन्ड रिकग्निशन, उसको मतलब बंदा पहचान ही नहीं सकता था। आई चूज द गिलेटन ऑफ द डे एंड what turned out to be the blandest coleslaw I have ever eaten. अच्छा, at Delhi's you sit at one of the 4 long tables, आपने मतलब वहाँ पे सिर्फ 4 लॉन्ग टेबल्स है और उसमें से ही एक पे आपने बैठना है। The couple sitting across from me was having an argument. अच्छा, कपल बैठ। The truck driver next to me told me more than I wanted to know about highway taxes, तो ड्राइवर के साथ भी गपशप हुई। आफ्टर आई हैड टेस्टेड ऑल ऑफ द फूड ऑन माई प्लेट आई रोज टू लीव, मैं जाने लगा। वेयर अपॉन वन ऑफ द पीपल वर्किंग बिहाइंड द काउंटर येल्ड एट मी, उसने मुझ पे चिल्ला, टू क्लीन अप आफ्टर माई सेल्फ, कि खुद ही ये सारा कुछ साफ कर लो। अच्छा, throwing away that plate of food was the most enjoyable part of dining at Delhi, तो मैंने क्या किया, उसको जाके उधर फेंक दिया, मतलब डस्टबिन में डाल दिया। 86, इस पूरे पैराग्राफ को एक बार पढ़ के दोबारा अगर समझ ना आए दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो 86, इफ यू गो टू द लंच एट डेलीज डेली यू कुड एक्सपेक्ट टू सी, सो अगर इसमें देख रहे कपल्स, ये तो वैसी नॉर्मल सी बात है, फायर मार्शल की तो उसने ऐसे ही बात की थी। अ लॉन्ग लाइन ऑफ कस्टमर्स, क्यों, क्योंकि द लाइन स्नैप्ड आउट ऑफ द डोर टू द कॉर्नर, तो बहुत ज्यादा वहां पे कस्टमर्स थे। ऑप्शन सी वहां से हमें पता चल जाता है। 87, द पैसेज सजेस्ट दैट इफ यू ईट लंच एट डेलीज डेली यू शुड एक्सपेक्ट टू कैरी योर ओन फूड टू योर टेबल, आपने मतलब अगर वापस लेके जाना है, जिस तरह वो कह रहा है आई रोज टू लीव, तो किसी ने मुझ पे आवाज लगाई कि अपनी जो चीजें हैं उसको खुद साफ कर दो, अपने प्लेट स्लेट ले जाओ। सो कैरी योर ओन फूड टू योर टेबल, आपने खुद उसको लेके जाना होता है। बाकी ऑप्शन देख ले तो वो नहीं मैच कर। 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द रेस्टोरेंट क्रिटिक्स ओपिनियन ऑफ द फूड एट डेलीज डेली, so throwing away that plate of food was the most enjoyable part of dining at Delhi, so option D. 89, the main purpose of the restaurant review is to tell people about the presence of truck drivers at Delhi's Delhi, क्योंकि ट्रक ड्राइवर वैसे नॉर्मली हो नहीं सकते। अगर बाकी ऑप्शंस को हम देख ले, मेक फन ऑफ कपल्स, तो इसमें इस तरह की कोई बात पूरे पैराग्राफ में नहीं। हाँ, कपल्स तो आते हैं वैसे रेस्टोरेंट्स पे। रिकमेंड द हैमबर्गर स्टीक, तो ये भी इसका मकसद नहीं है एक तरह से बताने का। वन पीपल एट डेली टेंड टू बी क्राउडेड, तो क्योंकि इस तरह के जो बड़े रेस्टोरेंट्स है उस पर अमूमन रश लगा होता है। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द रेस्टोरेंट रिव्यू, जो हमें इस पैराग्राफ से पता चल जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 90, रोल ऑफ द फायर मार्शल विच इज अंडरलाइंड, यहाँ पे फायर मार्शल को इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। एज मेंशन इन द पैसेज अपीयर्स टू बी चेकिंग ओवर क्राउडिंग एट पब्लिक प्लेसेस, क्योंकि फायर मार्शल ने क्यों आना है, उसने इसलिए आना है कि उसने ओवर क्राउडिंग को या ज्यादा रश की जगहों को, पब्लिक प्लेसेस को उसने चेक करना होता है। नेक्स्ट 91, इवेल्युएट 4 पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर माइनस 4 पावर 0। अच्छा, इस तरह के अगर मैथ्स के क्वेश्चन है उसको थोड़ा सॉल्व करना होता है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 पावर 1/2, ठीक हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर माइनस 4 पावर 0। तो अगर इसको देख ले 4 पावर 1/2 का मतलब है √4, ठीक हो गया। √4 से हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर से आएगा 16, 4 4 16 माइनस 4 पावर 0 से क्या आएगा, एनीथिंग अदर देन 0 रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, डिमास रूल या बैडमास रूल, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर इसको मैं कर लूँ तो इससे क्या आ जाएगा 32, ठीक हो गया, -1, तो इससे आंसर आ जाएगा 31। यहाँ पे हम देख लें ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन
92. What is k given that 27 power k is equal to 9? तो यहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए जगह साफ कर लूँ, 27 पावर k इक्वल टू 9। अच्छा, अभी 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 3 होल पावर k, तो आ जाएगा। ठीक हो गया अपनी जगह पे। क्यों? क्योंकि 3 3 9, 3 9 27। अच्छा जी, अभी हमारे पास फिर भी बेसिस इक्वल नहीं है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 3 पावर 3 के, क्योंकि दोनों पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो इसका पावर क्या है? 1 है, लेकिन बेसिस भी इक्वल नहीं है और नहीं उनके पावर्स इक्वल है। तो अच्छा, 3 को मैं लिख सकता हूँ √9। √9 से हमारे पास क्या आएगा? 3 3 9, तो उससे हमारे पास 9 आ जाता है। अच्छा जी, तो ये 3 एक्चुअली इस 3 की जगह मैंने √9 लिख लिया। अभी √ का क्या मतलब है? 1/2 मीन्स कि ये पावर 1/2 है, होल पावर 3 के आ जाएगा। ठीक होगा, और ये 9 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं अगर फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो 9 पावर 3 के डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि पावर एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 9 पावर 1। ठीक हो गया। अभी अगर यहाँ पे मैं देख लूँ, सिंस बेसिस आर इक्वल सो एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल, इनके पावर भी इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3k डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो k इस साइड पे आ जाएगा और 2 और 3 उस साइड पे शिफ्ट होकर ये 2/3 बन जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है ये आ गया 92 में 2/3, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 93, सेवरल नंबर ऑफ काउज ऑन अ फार्म कंज्यूम द फूड इन 150 days। अच्छा जी, इफ वी रिड्यूस द नंबर ऑफ काउज बाय 10 देन द फूड लास्ट फॉर 10 more days। हाउ मेनी काउज वर देयर ऑन द फार्म इन द बिगिनिंग। तो ये एक तरह से रेशो प्रोपोर्शन का हमारे पास क्वेश्चन है कि सेवरल नंबर ऑफ काउज। तो सेवरल नंबर ऑफ काउज को मैं क्या कह लेता हूँ? एक्स नंबर ऑफ काउज है। ठीक हो गया। ऑन अ फार्म कंज्यूम द फूड इन 150 days। इन्होंने क्या करना है? रेशो बनाऊंगा, इधर प्रोपोर्शन बनाऊंगा और इधर मैं लिखूंगा दूसरा रेशो, और यहाँ पे अभी मैंने फिल करने हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे फिलिंग कैसे होगी? यहाँ पे फिलिंग हम करेंगे डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन के थ्रू। कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो यहाँ पे मीन्स कि प्रोपोर्शन के इस साइड पे सेम जीन्स की चीज़ें और इस साइड पे सेम जीन्स की चीज़ें, मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ काउज आएंगे और यहाँ पे डेज आएंगे। ठीक हो गया। अभी इधर कौन सा नंबर आएगा, इधर कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे तो मैंने काउस को लेके आ गया। अभी अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट, यहाँ पे अगर ये जितने भी काउस है तो इनके जितने डेज है वो यहाँ पे आएंगे, फिर इस तरह से यहाँ पे जितने काउस है उनके डेज इधर आएंगे। हाँ, अगर इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो फिर क्या होगा? फिर ये उलट आ जाएगा। उलट कैसे आएगा इसकी आप लोग अभी समझ आइए कि यहाँ पे जो काउस है उनके डेज यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो काउस है उनके डेज यहाँ पे आएंगे। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हमारे पास आता है। अभी समझ आ जाएगी इसकी आप लोगों को। थोड़ा सा डिटेल में इसको देखते हैं कि सेवरल नंबर ऑफ काउज ऑन अ फार्म कंज्यूम अ फूड इन 150 days। तो अभी मैंने 150 को लेके आना है। 150 में अभी कहाँ पे फिल करूँ? इधर ही नंबर ऑफ डेज तो इधर आने हैं। तो अभी या तो यहाँ पे आएगा, एक मिनट सॉरी, या तो यहाँ पे आएगा या फिर इधर आएगा। तो अभी इसको अगर मैंने फिल करना है तो मैं अगर देख लूँ इधर की ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स है, कैसे मुझे पता चलेगा? कि सेवरल नंबर ऑफ काउज ऑन फार्म हाउस कंज्यूम अ फूड इन 150 days। तो जितने नंबर ऑफ काउज 150 दिन में खाना कंज्यूम कर लेते हैं, अगर नंबर ऑफ काउज कम हो जाए 10, तो क्या है? नंबर ऑफ फूड लास्ट फॉर 10 more days, तो वो उनके डेज बढ़ जाते हैं। मीन्स कि जितने कम नंबर ऑफ काउस होंगे, जितने रिड्यूस होंगे, इतने ज़्यादा दिन होंगे। ठीक हो गया। तो ये एक तरह से इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर नंबर ऑफ काउस बढ़ाएंगे तो फिर वो जल्दी का आएंगे। ठीक हो गया। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए 150 हमारे पास किधर आएगा? इधर आ जाएगा। ठीक हो। नंबर ऑफ काउस को मैंने x लिख लिया और इनवर्स प्रोपोर्शन की वजह से 150 डेज इधर आ गए। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इफ वी रिड्यूस द नंबर ऑफ काउस बाय 10। अभी हमने रिड्यूस बाय 10 किया, मीन्स कि x माइनस 10 में इधर लिख लूंगा। ठीक हो गया। देन द फूड लास्ट फॉर 10 more days। तो यहाँ पे 10 more days, यहाँ पे 150 दिन थे तो 150 प्लस
10, तो इससे आ जाएगा 160। ठीक हो गया। तो ये अगर हमारे पास बन जाएगा, फिर इसके बाद वेरी इजी है, इसके बाद तो कोई भी मुश्किल नहीं है, सिंपल सोल्यूशन है। ठीक हो गया। तो अभी मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इधर मैं लिख सकता हूँ 150x इज इक्वल टू 160 इंटू एक्स माइनस 10। ठीक हो गया। इसको मैं 150x वैसा कि वैसा आ जाएगा इज इक्वल टू 160x और माइनस 1600 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर लें तो 150 को साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो 160x माइनस 150x आ जाएगा और ये 1600 को इस साइड शिफ्ट करके ये 1600 बन जाएगा। ठीक हो गया। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1600 इज इक्वल टू 10x डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड बाय 10, या इसी 10 को शिफ्ट कर लेते। तो इससे हमारे पास 1600 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 160 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे x की जगह हमारे पास क्या आ गया, 160। मीन्स कि नंबर ऑफ काउज जो हमने फाइंड करने थे वो क्या है कि सेवरल नंबर ऑफ काउज, इफ वी रिड्यूस द नंबर ऑफ काउज इन द फूड लॉस फॉर 10 more days, हाउ मेनी काउज वर देयर ऑन द फार्म इन द बिगिनिंग। तो उसको हमने x नाम दिया था और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 160। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 94. A train of length 99 meter takes 11 seconds to pass completely through a station of length 231 meter. What is the speed of the train in kilometer per hour? इसको हमने कैसे देखना है, ट्रेन की लेंथ कितनी है, 99 मीटर है और ये 11 सेकंड्स ले रहे हैं टू पास कंप्लीटली थ्रू अ स्टेशन ऑफ 231 मीटर। यहाँ पे अगर इसका थोड़ा सा हम स्केच बना ले, अपने लिए पहले स्पेस बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बड़ा ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। कि ये हमारे पास एक स्टेशन है जिसकी लेंथ कितनी है, 231 मीटर है। एक ट्रेन आ रहा है, ये ट्रेन है। ठीक हो गया। अच्छा, इस ट्रेन की लेंथ कितनी है, इस ट्रेन की लेंथ है 99 मीटर, इसकी है लेंथ 99 मीटर। ठीक होगा। ये जैसे ही यहाँ पे एंटर होगा तो ये इधर पूरा आएगा आगे की तरफ, फिर ये यहाँ तक मीन्स कि इसने कितना कवर कर लिया, 231 मीटर इसने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कवर कर लिए। लेकिन इसने फिर बाहर भी निकलना है, तो बाहर कैसे निकलेगा, जब ये आगे 99 मीटर और कवर कर चुका होगा। 99 मीटर और कवर कर लेगा तो ये बिल्कुल ही ये ट्रेन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा इस स्टेशन से। ठीक हो गया। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ये 231 मीटर प्लस 99 मीटर, टोटल डिस्टेंस ये इतना कवर कर रहा है जब ये स्टेशन को छोड़ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ से एंटर हो गया और एंटर होते ही इसने 231 मीटर कवर कर लिया, फिर उसके बाद 99 मीटर, क्योंकि इसकी अपनी लेंथ 99 मीटर है तो 99 मीटर आगे की तरफ कवर करेगा, तब जाके ये बाहर निकलेगा किससे, इस स्टेशन से। तो इसकी जगह अभी हम कर लेंगे टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 231 प्लस 99, तो इससे हमारे पास कितना बन जाएगा, 330 मीटर। 330 मीटर ये डिस्टेंस कवर करेगा और कितने टाइम में, तो 11 सेकेंड में। और ट्रेन अपने 99 मीटर 11 सेकेंड ले रहा है, तो 330 मीटर कितने टाइम में, इधर मैं लिख लेता हूँ 330 डिवाइडेड बाय 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। तो ये इसकी स्पीड है, मीटर पर सेकंड, ये क्या है, इसकी स्पीड। अभी हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमने सिंपल शिफ्ट करना है किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में हमने इसको अगर चेंज करना है, कैसे करेंगे, अगर मैं देख लूँ 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 1 मीटर, अगर 1 मीटर होगा तो वो किसके इक्वल होगा, ये 1000 इस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। ठीक हो गया। ये मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर की जगह। अच्छा जी, अब इस सेकंड को अगर मैं देख लूँ तो 1 हावर में कितने होते हैं, 3600
सेकंड्स होते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि 60 मिनट और फिर हर एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 3600 सेकंड आ जाता है। इसी तरह 1 सेकंड किसके इक्वल आएगा, ये होगा 1 डिवाइड बाय 3600 आवर। ठीक होगा, तो ये अभी मैं यहाँ पे पुट करूँगा किस में, 330 मीटर पर सेकंड में। तो 330 का अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 330 डिवाइडेड बाय 11 अपनी जगह आ जाएगा। मीटर की जगह 1 मीटर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर। ठीक हो गया, तो इसकी जगह मैं लिख लूँगा 1 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक हो गया, और साथ में आगे क्या आएगा, अभी किलोमीटर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये सेकंड डिवीजन में है, तो मैं डिवीजन में इधर लिख सकता हूँ, डिवीजन में कि 1 सेकंड की जगह क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय 3600, यहाँ से 3600 हावर। तो इधर मैं लिख के यहाँ पे लिख लूँगा 1 डिवाइडेड बाय 3600। ठीक हो गया, लेकिन हावर क्या है, हावर इसके साथ एक तरह से मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं अभी ये वाला किलोमीटर थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसको आगे लिख लूँगा और इसको मल्टीप्लाइड बाय हाफ, फिर होल मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाए। अच्छा, अपने लिए थोड़ी सी ये जगह साफ कर लेते हैं ना, ताकि हमारे पास आसानी हो समझने में। अच्छा, ये वाला अगर हम अभी देख लें, तो ये मैंने कैसे कर लिया, 330 डिवाइडेड बाय 11 तो आ गया, 1 डिवाइड बाय 1000 भी आ गया, फिर डिवीजन में ये सारा टर्म है 1 डिवाइड बाय 3600 आर, और ये क्या है, किलोमीटर भी इसके साथ आया हुआ था। तो इसको अगर फर्दर मैं क्या कर लूँ, इक्वलाइज कर लूँ, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 11। ये डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ ना कि आप लोगों को समझ आ जाए। और यहाँ पे डिवीजन में क्या आ जाएगा, 1000, ये वाला जो 1000 है ये आ गया, और इसके साथ ये अगर डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट कर लूँ तो ये क्या आ जाएगा, 3600 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, और किलोमीटर चूंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो वो भी किलोमीटर पर आवर एक तरह से बन जाए। तो अभी इसका हमारे पास फाइनल सोल्यूशन क्या है कि 330 मल्टीप्लाइड बाय 3600 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक हो गया, और ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक हो गया, ये यहाँ पे 11 है इसके साथ। ठीक हो गया, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले, तो पहले अगर ये 2 zeros इन 2 zeros के साथ काट दे, 1 0 इस 1 0 के साथ, ये सिंपल मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ये 33 मल्टीप्लाइड बाय 36 डिवाइडेड बाय 11 आ जाएगा, और किलोमीटर पर आवर उसी तरह का 7 आ जाएगा। ठीक हो गया, अभी 11 3 33। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया, अभी 36 मल्टीप्लाइड बाय 3 अगर हम कर ले तो इससे क्या आ जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया, तो अभी आ जाते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। यहाँ पे है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन 94। सो इसमें ऑप्शन ए 108 किलोमीटर पर आवर। ये वैसे डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट बड़ा आसान है, लेकिन ये इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में की। अगर ये वाला आपके पास आया होगा तो आपने सिंपल क्या करना है, अगर किलोमीटर पर आवर में शिफ्ट करना है तो मैं अगर सिंपल आप लोगों को बता दूँ, ज़्यादा इतनी डिटेल में, लेकिन डिटेल में इसलिए कि समझ आ जाए। ठीक हो गया, इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे 330 डिवाइडेड बाई 11 और मल्टीप्लाइड बाय मीटर है, तो अगर हमने किलोमीटर पर आवर में शिफ्ट करना है, ठीक हो गया, तो किलोमीटर में अगर शिफ्ट करना है मीन्स कि मीटर है तो हमने अभी 1000 से इसको डिवाइड, क्योंकि किलो का क्या मतलब है, 1000 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1000 के साथ मैंने डिवाइड भी कर दिया। ठीक हो गया, तो किलो की जगह मैंने यहाँ पे चूंकि के लिख लिया तो नीचे मैंने क्या लिख लिया 1000, ताकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ले। इस तरह यहाँ पे मैंने हर लिखा है, पहले क्या था सेकंड था, तो अभी मैंने क्या करना है, हर जब लिखना है तो इसका मतलब है सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 3600। ठीक हो गया, तो अभी 3600 अगर मैंने डिवाइड किया तो 3600 मैंने मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक हो गया, ताकि इससे दोबारा सेकंड बन। तो यहाँ पे अगर किलोमीटर पर आवर लिखना है, आप डायरेक्ट इस तरह लिख लो और उधर 3600 मल्टीप्लाई करके और 1000 डिवाइड करके, तो इससे वही 108 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 95। A, B and C shares $112
$112 ये शेयर कर रहे हैं। बी रिसीव्स $12 लेस देन ए एंड सी गेट्स ट्वाइस एज मच एज बी, हाउ मच डज सी गेट्स। अच्छा, तो पहले अपने लिए थोड़ा सा ये साफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसमें लिखाई कर ली, तो जगह साफ कर लेते हैं क्योंकि इसको भी सॉल्व करना है। ये मैथ्स के सारे क्वेश्चंस तकरीबन ऐसे ही होते हैं कि इसमें हमने सॉल्यूशन करना होता है। बाकी जो इंग्लिश वगैरह के उसके तो कॉमन सेंस से भी या थोड़ा सा स्टडी करने से समझ आ जाती है, लेकिन मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस करने से और इसको सॉल्व करने से ही होगा, इसके बगैर इसका कोई भी शॉर्टकट वे है नहीं। अच्छा, सो 95 ए बी एंड सी शेयर्स $112। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी इनका क्या है $112। ये टोटल एक इक्वेशन मेरे पास आ गए। बी रिसीव्स $12 लेस देन ए, तो बी के पास कितना आ रहा है, रिसीव्स $12 लेस देन ए माइनस 12 इक्वल टू बी। नेक्स्ट, एंड सी गेट्स ट्वाइस एज मच एज बी, सी गेट्स ट्वाइस एज मच एज बी। अच्छा, फिर आगे क्या है, हाउ मच डज सी गेट्स, अभी हमने सी को फाइंड करना है। तो अभी अगर इक्वेशन 1 को मैं देख लूँ, इसमें से मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन 2 और 3 को पुट कर लेता हूँ। अच्छा, तो इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए अपनी जगह आ जाएगा प्लस बी की जगह, एक मिनट ऐसा करते हैं ना कि ए की जगह इसको कर लेते हैं, ए की जगह भी मैं पुट करूँगा। कैसे पुट करूँगा, इक्वेशन 2 को अगर मैं पहले देख लूँ तो इक्वेशन 2 से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि a इज इक्वल टू बी प्लस 12। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास सिंपल यहाँ पे भी क्या है, c इन द टर्म्स ऑफ b है, तो मैं क्या कर लूँगा, c की जगह यहाँ पे ये b की वैल्यू पुट कर लूँगा, b तो अपनी जगह आ जाएगा। और इधर a की जगह क्या, a मैंने इसलिए फाइंड किया कि a की जगह भी मैं b के टर्म को पुट कर लूँगा, तो डायरेक्ट मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। b का जब सोल्यूशन आ जाएगा तो वो इधर पुट करके इक्वेशन नंबर 3 में c की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अभी इक्वेशन 2 में किसको कहता हूँ, इसको, पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 implies that a की जगह भी मैं क्या लिख लूँगा, b प्लस 12। तो इस तरह अपने लिए आसानी ढूंढनी, ठीक हो गया। प्लस b अपनी जगह आ गया, प्लस c की जगह मैं क्या लिख लूँगा, 2b विच इज इक्वल टू 112। अच्छा जी, अभी 2b और b ये सारे ऐड होंगे तो क्या होगा, 2 + 1 + 1 4b, और ये 12 उस साइड जाएगा तो 112 माइनस 12 आ जाएगा, और 112 माइनस 12 तो ये आ जाएगा 100। ठीक हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 25। b की वैल्यू तो 25 आ गई, लेकिन हमसे क्या मांग रहे हैं, c की वैल्यू। सो अगर इक्वेशन नंबर 3 में मैं देख लूँ तो c इज इक्वल टू 2b। सो इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई b की वैल्यू क्या है, 25। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज इक्वल टू 50। ऑप्शन c इज इक्वल टू 50। ऑप्शंस को अभी देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे 95 में c ऑप्शन 50 इज द करेक्ट। 96, find an integer such that 4 times the number subtracted from 2 times the square of the number gives 15। तो ये सारे इसको हमने मैथमेटिकली सॉल्व करना होता है, इसके बगैर ये कोई भी इसका रास्ता है नहीं। तो ये वैसे है बड़े आसान, इसमें मुश्किल कुछ नहीं होता, लेकिन मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। और ये बड़े ठोस मार्क्स है, क्योंकि एमपीटी सिंपल पास करना होता है, इसमें मार्क्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये एलिजिबिलिटी एक तरह से है। तो ये चंद एमसीक्यूज आप लोग इसमें से करेक्ट कर लो ना, तो आप लोगों के पासेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से ये वाले जो है ना, ये बिल्कुल ठोस मार्क्स है ये मैथ्स वाले, तो इसी वजह से इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होता है। फाइंड एन इंटीजर सच दैट 4 टाइम्स द नंबर सब्ट्रैक्टेड। अभी हमने एक इंटीजर फाइंड करना है सच दैट 4 टाइम्स अ नंबर सब्ट्रैक्टेड। सो अ नंबर इज x और 4 टाइम्स इसका हमने सब्ट्रैक्ट करना है, किससे,
from 2 times the square of the number, 2 times square of the number, so 2 times x वो नंबर है उसका स्क्वायर, इससे मैंने 4 टाइम्स द नंबर सब्ट्रैक्ट कर लिया, गिव्स 15। सो इससे आंसर क्या आता है 15। एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 4x और 15 को अगर इस साइड शिफ्ट कर लूँ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अभी अगर मैं ऐसा कर लूँ 2x स्क्वायर और माइनस 4x को, एक काम करूँ इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस 6x प्लस 5x। सेम एक ही बात है, मीन्स कि माइनस 6x प्लस 5x से मेरे पास क्या आएगा, वही 4x आएगा, माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो माइनस 6 प्लस 5 से, सॉरी इससे तो माइनस 1 आ जाता है, इससे माइनस 4 नहीं आता। इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, या इसको भी यहाँ से मिटा देते हैं। मिटा के पहले इसको क्या कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर दोनों साइड्स को मैं 2 से डिवाइड कर लूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, यह आएगा 15 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया, इसके इक्वल आएगा। अच्छा जी, अभी हमने क्या करना है कि x को फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या है। तो x अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी आइदर x इक्वल टू 15 बाई 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 15 बाई 2। ये इस तरह, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। वही जो हमने पहले किया ना, वही इसका एक्चुअल तरीका है, क्योंकि इससे थोड़ा सा वो कम्प्लेक्स बन जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसको फर्दर अगर मैं देख लूँ तो 2x स्क्वायर और मैंने अभी 4 को डिवाइड करना है। कौन से दो टर्म्स में, तो वो टर्म्स सोच लेते हैं वैसे कि कौन से दो टर्म्स में इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे माइनस 6 और 5, 6 5 30 तो आता है, लेकिन उससे हमारे पास माइनस 4x नहीं आता। तो हमने देखना है इस तरह के टर्म्स के, अगर 15 और 2 देख ले, या 30 को मैं कोई 16 से कर लूँ, लेकिन 16 के साथ भी नहीं आएगा। 30 को मैं अगर 17 से कर लूँ फिर भी नहीं आता। 30 को अगर 25 से, तो 6/5 आता है। इसका सोल्यूशन थोड़ा सा देखना होगा, ये बाद में मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाद में ये मैं एज अ कमेंट सेक्शन इसको थोड़ा डिटेल में देखें, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल ही वो जहन में ये वाला सोल्यूशन नहीं आ रहा। अच्छा, 97. Zaid is 6 times as old as his daughter Zoya. How old was Zaid when Zoya was born if the sum of their ages will be 49? अच्छा जी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट, ये वाली जगह अपने लिए साफ करें। थोड़ा सा टाइम भी हो गया, बंदा एग्जॉस्टेड भी हो जाता है, लेकिन चलें अभी इसको तो सॉल्व कर ले। 2-3 MCQs रहते हैं, क्योंकि 100 तक आज हमने कवर करना है, बाकी दूसरे पार्ट में। 97. Zaid is 6 times as old as his daughter Zoya. Zaid क्या है, Zaid is equal to 6 टाइम। अब Zoya को मैं ZY से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है। How old was Zaid when Zoya was born? अच्छा, Zaid उस टाइम कितनी उम्र का था जब जोया क्या थी, वो पैदा हुई थी। If the sum of their ages will be 49 in 7 years. इन दोनों के एजेस का सम क्या है, 49 होगा आफ्टर 7 years, मीन्स कि 7 साल बाद इन दोनों के एजेस का क्या होगा, सम होगा 49। तो अभी 7 साल बाद जेद कितना होगा, 7 साल बाद उसकी एज में 7 ऐड हो जाएगा। फिर उसको अगर मैं सम कर लूँ जोया के एज के साथ, लेकिन जोया के एज में भी 7 साल ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आज का
जो डेट है, आज की डेट में जैद की जितनी एज है 7 साल बाद उसके साथ ऐड हो जाएगी 7। फिर इस तरह जोया की जो एज है उसके साथ भी 7 ऐड हो जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू 49। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने ये लिख लिया। अभी हाउ ओल्ड वाज जैद व्हेन जोया वाज बोर्न, तो जब जोया पैदा हुई थी उस टाइम जैद की एज कितनी थी, ये भी इनकी प्रेजेंट एजेस है। ठीक हो गया पहले इक्वेशन में। दूसरे इक्वेशन में हमने 7 साल बाद की बात की। तो अच्छा, अभी ये दूसरे इक्वेशन को मैं कह लेता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 2 में मैं इस इक्वेशन 1 की वैल्यू अगर पुट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, z की जगह में 6 जोया पुट करूँगा, यहाँ पे आएगा 6 इंटू जोया की एज प्लस 7 प्लस जोया की एज प्लस 7 इक्वल टू 49। ठीक हो गया। तो इससे अगर मैं ये जोया और ये 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 इंटू जोया की एज, जेड वाई एक तरह से वेरिएबल है इस टाइम। ठीक हो गया। 7 प्लस 7 इक्वल टू 14 इक्वल टू 49। ठीक हो गया। अभी 14 को अगर मैं उस साइड शिफ्ट कर लूँ तो 7 इंटू जोया की एज हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 49 माइनस 14 आ जाएगा, तो इससे आ जाता है 35। और अगर 7 को मैं उस साइड शिफ्ट कर लूँ तो 35 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, उससे मेरे पास आ जाएगा 5। तो अभी जोया की एज कितनी है, इस टाइम जोया की एज है 5 ईयर्स। ठीक हो गया। जोया की एज अभी है 5 ईयर्स। तो अभी जैद की उम्र कितनी होगी, ये वाले इक्वेशन हमें शो कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1 कि 6 टाइम अब जोया, तो जैद की अभी जो एज है वो होगी 6 इंटू 5। 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 से क्या आ जाएगा, 6 5 30 ईयर्स। अभी जैद की एज कितनी है, 30 ईयर्स। लेकिन हमसे जैद की एज मांग रहे हैं जब जोया पैदा हुई थी। जोया अभी कितने ही एज की है, अभी है वो 5 साल की। तो 5 साल पहले अगर हम चले जाए तो वो जोया पैदा हुई थी और 5 साल पहले अभी उसकी 30 साल एज है, तो 30 माइनस 5 इससे क्या आ जाएगा 25। तो जैद की उस टाइम एज कितनी थी, 25 ईयर्स। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी हम आंसर्स देख लेते हैं। 97 में 25 ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 98, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 7 लेस देन 120। अच्छा, अभी कंसेक्यूटिव नंबर्स हमने देखने हैं, मीन्स कि अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। ये कंसेक्यूटिव मीन्स कि 7 है दूसरा 8 है, एक 8 है तो दूसरा 9 है, एक 10 है तो दूसरा 11 है, एक 2 है तो दूसरा क्या है 3 है। कंसेक्यूटिव नंबर्स इस तरह से होते हैं, 3 2 3 4 5 8 7 8 6 7, इस तरह से, मीन्स कि दोनों इकट्ठे हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, दोनों पॉजिटिव होंगे, सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 7 लेस देन 120। अभी क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो इनके स्क्वायर्स, इनके पहले स्क्वायर्स ले लेते हैं, फिर इनका सम इज 7 लेस देन 120, सो विल बी इक्वल टू 120 माइनस 7। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक तरह से इक्वेशन बन गए। अभी इसको हमने फर्दर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2x आ जाएगा, और 120 माइनस 7 113 आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों से 2x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x, पहले ये वाली जगह साफ कर लेते हैं, प्लस 2x आ जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू 113। ठीक हो गया। अभी इसको मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 113 को इस साइड अगर हम शिफ्ट कर ले तो ये आ जाएगा 112 इक्वल टू 0। ठीक होगा। अभी अगर इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 कर लूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 112 डिवाइडेड बाय, अगर 2 कर ले तो इससे आ जाते हैं 56 इक्वल टू 0। अभी ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसके हमने क्या करना है, इस तरह के टर्म्स बनाने हैं कि x को हमने डिवाइड करना है ऐसे दो टर्म्स में या दो फैक्टर्स में कि जिसके एडिशन से ये आए और मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आए 56 एक्स स्क्वायर, दोनों ये जब मल्टीप्लाई होंगे 56 और ये एक्स स्क्वायर। तो अभी अगर मैं देख लूँ तो 8 7 56 आता है, तो प्लस 8x माइनस 7x माइनस 56 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो अभी
इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है 56x² और दोनों की एडिशन से प्लस x आता है। अभी हमने क्या करना है, x अगर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ तो x प्लस इन दोनों से तो x प्लस 8 आ जाएगा, और यहाँ से -7 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, इन दोनों से x प्लस 8 अगर कॉमन ले लूँ इंटू x -7 आ जाएगा इक्वल टू 0। इधर x प्लस 8 इक्वल टू 0 और x -7 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू +7 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -8। ठीक हो गया। लेकिन वहाँ पे हमने अभी तो जो फैक्टर है या जो टर्म है वो तो हमने इंटीजर फाइंड कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या था कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव हमने पॉजिटिव नंबर्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर क्या है वो 7 आ गया। ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू 7, एक पॉजिटिव नंबर हमारे पास 7 आया, लेकिन हमने कौन से दो पॉजिटिव नंबर सपोज किए थे, एक था x, दूसरा था x प्लस 1। तो एक 7 आया तो दूसरा +1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी वजह से ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 99 A light shop sells light. They sold 25% of the lights and still had 1500 lights left. How many lights were there? अच्छा, पहले अपने लिए थोड़ी सी ये जगह साफ कर लेते। ठीक हो गया। फिर इसको भी सॉल्व कर लेंगे, चूँकि ये सारे क्या है अच्छे खासे टाइम कंज्यूमिंग न्यूमेरिकल्स है, लेकिन थोड़ा सा बंदा इसके साथ यूज्ड हो जाता है फिर कुछ नहीं होता, बड़े आसान लगते हैं, क्योंकि उस टाइम बस जल्दी जल्दी करना होता है। इतना टाइम वैसे एम्पल टाइम होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसको मतलब न्यूमेरिकली देखना है। इसके ठोस मार्क्स है, सिंपल सॉल्यूशंस है और इसके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, इसी वजह से इसको थोड़ा सा गौर से देखना है। अच्छा, अ लाइट शॉप सेल्स लाइट्स, वो क्या कर रहा है लाइट्स को बेच रहा है। दे सोल्ड 25% ऑफ द लाइट्स, 25% उन्होंने बेच दी, एंड स्टिल हैड 1500 लाइट्स लेफ्ट। तो अच्छा, टोटल लाइट्स अगर मैं उनका लिख लूँ कि x है। ठीक हो गया। उन्होंने 25% बेच दिए, सो इससे माइनस हो गया 25% ऑफ x। 25% ऑफ x इन्होंने मतलब बेच दिए, ये अभी कम हो गए। एंड स्टिल हैड 1500 लाइट्स लेफ्ट, अभी उनके पास कितने बचे हैं 1500, मीन्स के टोटल इतने थे, उसमें से जब 25% चले गए फिर भी 1500 रह गए। हाउ मेनी लाइट्स वर देयर इन द बिगिनिंग, तो अभी हमने क्या फाइंड करना है ये कि पहले कितने थे, उसमें से जितने बेच दिए उन्होंने तो उसके बाद 1500 बच गए। तो ये सिंपल हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बनाना ही सारा गेम है। अगर ये हमने बना दिया सिंपल सॉल्यूशन तो फिर बिल्कुल इजी है। इसको मैं 25/100 भी कर सकता हूँ, या इसको मैं 0.25 भी 0.25 अब x लिख सकता हूँ। ठीक हो गया, क्योंकि परसेंट का मतलब है 1/100। अभी यहाँ पे 1 है, मीन्स के 1 माइनस 0.25 अगर हम कर ले तो इससे 0.75 बन जाएगा, या 3/4 भी, तो 0.75 अब x इज इक्वल टू 1500। अगर 0.75 को मैं उस साइड शिफ्ट कर लूँ तो 1500 डिवाइडेड बाय 0.75 आ जाएगा। तो 1500 डिवाइड बाय 0.75 अगर हम कर ले तो इससे क्या बन जाता है x इज इक्वल टू 2000। ठीक हो गया। और अगर इस तरह से नहीं, आप लोगों ने इसको 3/4 लिखना है, इसको 3/4 भी वैसे लिख सकते हो, मीन्स कि 3/4 ऑफ x इज इक्वल टू 1500 आ जाएगा। थोड़ा सा ये साफ कर लेते। ठीक है, तो ये अल्टरनेट वे है एक तरह से, वैसे उससे भी सोल्यूशन आ जाता है। इसको मैं फिर लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1500 डिवाइडेड बाय 3। सो 3 5 ज़ार 15 और 2 zeros आ जाएंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो उससे 4 5 ज़ार 20, सो उससे भी 2000 ही आ जाता है। तो ये भी एक तरीका है, वो भी है, दोनों जो आपको इजी लगे दोनों में से वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 99 में द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 गिवन, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि नजर आ जाए। x² - 11x + 10 = 0। अच्छा,
देन x इज -1 - 10 -1 + 10। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, सिंपल सोल्यूशन इसका करना है। मीन्स कि x² - 11x + 10 गिवन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। ये भी वही तरीका है, दो फैक्टर्स इसके बनाने हैं। मीन्स कि x² है -11x है +10 है =0। तो अभी इसके हमने दो फैक्टर्स किस तरह बनाने हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे सोच लूँ कि मैं अगर यहाँ पे -10 और -10x भी साथ आएगा, -10x और -1x, इन दोनों को अगर मैं ऐड अप कर लूँ तो -11x आता है और इनके मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है, +10x²। वही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक हो गया। तो ये वाला अगर हमने बना दिया, फिर हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बना के इसकी सिंपल सॉल्यूशन देखनी है। अच्छा जी, ये अपने लिए थोड़ी सी जगह साफ कर लेते हैं ताकि इसकी सॉल्यूशन हो जाए। तो दिस इज इम्प्लाइज दैट, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में से हम क्या कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x - 10 बच जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से दूसरे में मैं -1 कॉमन कर लेता हूँ। जब -1 कॉमन कर लूँगा तो उधर भी मेरे पास आ जाएगा x - 10 और ये वाली जगह साफ कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास आ जाएगा =0। ठीक हो गया। अभी दोनों में से x - 10 कॉमन फैक्टर है तो ये कॉमन करके x - 1 आ जाएगा =0। ठीक हो गया। अभी हमने फर्दर क्या करना है, पहले तो अपने लिए स्पेस बना देते हैं, फिर उसके बाद अभी ये आ जाएगा आइदर x - 10 =0 और x - 1 =0 आ जाएगा। ठीक हो गया। पहले अपने लिए थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। अच्छा, x - 10 =0, दिस इम्प्लाइज दैट x +10 आ जाएगा एंड दिस इम्प्लाइज दैट x +1। तो मीन्स कि 1 और 10 क्या है, इनके फैक्टर्स है। एक मिनट, इसको यूँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, -1 - 10 है, -1 + 10 है, सो नन ऑफ दिस, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसके हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए वो क्या थे, +1 एंड +10, जो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।